हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कचना गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सीटेट का प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर जो 18 जनवरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चंस पेपर है। इससे पहले की वीडियो में 11 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर करवा चुके हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्य अवस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक डैश काल है। तो यह जो है संवेदनशील काल है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। बाल्य अवस्था में बालक का संपर्क बाह्य शक्तियों से अधिक होता है, इस कारण इसका सामाजिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बाल्य अवस्था को दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रारंभिक बाल्य अवस्था जो 2 से 4 साल 6 साल तथा दूसरा है उत्तर बाल्य अवस्था जो 6 से 12 साल की अवस्था में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो पहला देखते हैं। बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं, यह सही है। विकास क्रमिक रूप से होते हैं, यह भी सही है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होते हैं, यह भी सही है। विकास हमेशा अनियंत्रण होते हैं, यह गलत है। तो जो गलत नहीं है उसको चूज करना है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? तो यह जो है आँखों का रंग। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों पॉइंट जानते हैं इसके बारे में। आनुवंशिकता विशिष्ट तंत्र को संदर्भित करती है जिसके द्वारा विशेषताओं या लक्षणों को जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारित किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको स्टार लगा लीजिए आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में सक्रियाओं को एक दृश्य तार्किक कर्म से सोचना शुरू करते हैं? तो यह जो है मूर्त सक्रियात्मक। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स जानते हैं इसमें। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जीन पियाजे का। इन्होंने आयु के आधार पर अवस्था का बंटवारा किया है। जैसे एक है संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, उसके बाद दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 साल तक, और एक है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल तक, और एक है औपचारिक संक्रिया की अवस्था यानी कि 11 साल से 15 साल तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूल की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो यह जो है एक समावेशन और समायोजन शामिल होता है दोनों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं। अनुकूलन वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। समायोजन पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बनाना समायोजन कहलाता है। विकेंद्रीकरण एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता, समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सोचना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृत की अहम भूमिका होती है? तो यह जो है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और छात्रों को यह निर्देश एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। वाइगोत्स्की के संरचनावादी की संज्ञा दी जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी जाती है? तो यह जो है सामाजिक संपर्कता। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के
नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो? तो वह जो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। कोलबर्ग ने नैतिक विकास सामाजिक सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिक की तीसरी अवस्था को अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास कहा जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के परंपरागत नैतिक स्तर को 10 से 13 वर्ष तक माना गया है। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकता के साथ दूसरों की आवश्यकता भी ध्यान रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? तो यह जो है संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से डैश बुद्धि से संबंधित है। तो क्या है? अंतर्वैयक्तिक से संबंधित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं। बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। प्रत्येक ज्ञान एवं बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। चलिए बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंततः क्रिया रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्या कि अभिकथन ए एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। तो यह गलत है। ठीक है, करना नहीं चाहिए। तर्क आर कहता है भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो तर्क भी गलत है। ठीक है, तो ए और आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेंडर एक डैश संप्रत्यय है जबकि लिंग डैश है। तो यह जो है एक सामाजिक और जैविक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बहु नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटने में मददगार होगा? क्यों? पहला देखते हैं। हाँ, दूसरे जातीय क्षेत्रीय समूह के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा, यह सही है। हाँ, अंतर्वैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण को समझ पढ़ने से, यह भी सही है। नहीं, यह विद्यार्थी के दिमाग में भेद इंगित करेगा, गलत। नहीं, यह अपने और दूसरे समूह के प्रति प्रीतिपात्र को बढ़ावा देगा, यह भी गलत। तो 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? तो यह जो है सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही का पहचान करना है। पहला देखते हैं। समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रट कर याद करने से विकसित होता है। तो यह गलत है। अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच अर्थहीन होता है। तो यह भी गलत है। समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो यह भी गलत है। ठीक है, विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। तो यह सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वंचित समूह से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए। ठीक है, क्या करना चाहिए? सभी विद्यार्थियों को जुड़ाव के साथ भावना विकसित होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मुख्य धारा वाले कक्ष में विशिष्ट ज़रूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? तो यह जो है समर्थ निर्माण और संवेदीकरण जरूरी है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन के कठिनाई निम्न में से किससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो यह जो है गुणज वेग कल्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टि बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो मानचित्रों और आरेखों से स्पष्टनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार के जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो यह जो है कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांटकर देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? क्योंकि पढ़ाई की गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? पहला देखते हैं, वेधन, पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास, यह नहीं। रटकर याद कराना, यह भी नहीं। अन्वेषण आधारित अधिगम, यह है। चर्चा आधारित उपागम, यह भी है। तो 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? तो अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो है ये अधिगम में मदद करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायता माहौल पैदा करता है? विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? तो यह जो है अनुक्रिया समुच्चय जो है यह समाधान समस्या में बाधक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए है, किसी संप्रदाय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा गृहीत भातियों को अध्यापिका द्वारा प्रक्षोभ रूप से नकारने की वजह सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। तो यह सही है। तर्क आर देखते हैं। भातियों हमेशा तर्कहीन नहीं होती, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती है। तो यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला देखते हैं, उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है। तो यह सही है। जब एक सही हो जाए तो आगे पढ़ने की जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में
विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्ति सही है? तो पहला देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना, तो यह बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा देखते हैं, अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, तो यह गलत है। चलिए तीसरा देखते हैं, विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना, तो यह बिल्कुल सही है। चलिए चौथा देखते हैं, विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना, यह भी सही है। तो 1, 3, 4 सही है, तो 1, 3, 4 सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुंच एक डैश का विषय है, तो यह जो है एक अधिकार का विषय है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो यह जो है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब मैथ का क्वेश्चन देखते हैं, 4 अंकों की एक संख्या में पहला अंक दूसरे अंक का 1/3 है, ठीक है। तीसरे अंक पहले और दूसरे अंक का योगफल है, जबकि अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, तो निम्नलिखित में वह संख्या कौन सी है? चलिए माना कि दूसरी संख्या जो है वह 3 है, ठीक है, तो पहली संख्या जो है वह 3 गुना 1/3 यानी कि 1/3, ठीक है, 1/3। फिर तीसरी जो है यह क्या है, 1 + 3 यानी कि 4, ठीक है, तो यह 3 3 कट गया तो बचा 1, तो एक संख्या हो गया 3, एक दूसरा संख्या 1 और 4। उसके बाद एक अंतिम संख्या जो है यह 3 गुनी है, तो 3 गुना 3 यानी कि 9, तो यह हो गया 3, 1, 4, 9, तो 31, 49 कहाँ है, तो 31 13, 49, तो 13, 49 यहाँ, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्याएं हैं 23.18, 22.2, 23.45, 22.28 और 23.1 बढ़ते हुए क्रम में है। तो देखते हैं पहले, यह 22.2 है, यहाँ भी 22.2 है, यहाँ भी, तो यहाँ नहीं है, सी भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब चलते लेते हैं क्या कि 22 के बाद जो है 22.28, तो 22.28 यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद लेते हैं क्या 23.1, तो 23 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो यह कैंसिल, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी है। 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, तो 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 5 हो गया और एक 6, ठीक है। अब कहता है 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? तो 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 1 5, इसको माइनस कर देंगे यानी कि 9 9 9 9 8 9, तो कितना हो गया 98 99 99, तो 98 99 99, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को लेके घटा देना है, जितना आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 और 62 के मध्य कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो पहले हम क्या करेंगे, 62 को 42 से घटा के -1 कर देंगे, तो कितना हो गया 20 - 1 यानी कि 19।
19 जो है मेरी पूर्ण संख्या है, तो 19 कहाँ है, यहाँ है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिन्नो 7/10 और 4/9, उसके बाद 7/15, उसके बाद 3/5 और 2/3, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः क्या है। तो देखते हैं हम पहले 7/10 को लेते हैं यानी कि 0.7, उसके बाद 4/9 को ले लेते हैं तो 0.44, उसके बाद 2/15 को लेते हैं तो मेरा कितना निकला 0.13, और 5/3 को लेते हैं तो 0.6, और 2/3 को लेते हैं तो 0.66। अब कहा है क्या कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी जो है 0.7 है और सबसे छोटी जो है 2/15 यानी कि 0.13 है। तो यहाँ है ऑप्शन ए राइट आंसर, 7/10 और 2/15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम मौखिक करने वाले हैं। एक कैलेंडर वर्ष में उन महीनों के नाम जिनके दिनों की संख्या और 2 और 5 दिनों से विभाजित किया जा सकता है, तो निम्न में से अप्रैल है, जून है, सितंबर है और नवंबर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमन नाम के अक्षरों में कितने न्यून कोण है। तो पहले हम अमन लिखते हैं, AMAN, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ भी एक कोण है, यहाँ भी एक कोण है और यहाँ भी एक कोण है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, उसके बाद यहाँ भी है, उसके बाद यहाँ भी एक कोण है। उसके बाद ए में फिर यहाँ, 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 उसके बाद फिर एन में यहाँ और यहाँ। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितना है, 11 कोण है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समपंचभुज में कितनी सममित रेखाएं होती है। तो सभी जानते हैं 5 होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश के पास एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। यह एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। अपने खाली समय में उसने एक कोना मोड़ा, ठीक है, एक कोना मोड़ दिया। तो उसने देखा कि कागज के 5 कोने हो गए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो उसने बाकी के 3 कोनों को भी मोड़ा, ठीक है। इसको भी मोड़ दिया, इसको भी मोड़ दिया और इसको भी मोड़ दिया। अब इस कागज़ के कितने कोने हो गए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा भी गया इससे पहले। तो देखते हैं 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 यानी कि 8 कोना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिठाई की दुकान पर 1 केजी बेसन के लड्डुओं डिब्बे के भार को छोड़ते हुए एक डिब्बे में 25 लड्डू हैं। रेखा लड्डुओं के 4 डिब्बे खरीदना चाहती है, परंतु उससे एक डिब्बे में केवल 20 लड्डू लेने हैं। तो दुकानदार ने उसे इस प्रकार के डिब्बों बनाकर दिए कि इन 4 डिब्बों का भार कितना होगा। तो हम पहले देखते हैं कि 25 लड्डू का भार जो है कितना है, 1000 ग्राम है, यानी कि 1 किलो। उसके बाद एक लड्डू का भार है 25 ग्राम, ठीक है। तो 25 ग्राम है तो 1000/25 हो गया मेरा। तो 1000/25 कितना आ गया, यानी कि 40 ग्राम, ठीक है। तो 20 लड्डू का भार जो है 40 गुना 20 यानी कि 4 दूनी 8 यानी कि 800 ग्राम हो गया। अब कहता है कि 4 डिब्बों का भार जो है यह 804 है। तो 800 गुना 4 यानी कि 3200। तो 3200 ग्राम, तो 3200 हो गया 2 केजी 200 ग्राम, सॉरी 3 केजी 200 ग्राम। यहाँ है ऑप्शन बी राइट आंसर, 3 केजी 200 ग्राम।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न तालिका में दो स्तंभ x और y है। स्तंभ x में कुछ वस्तुएं और स्तंभ y में उनकी मापन की इकाइयां हैं। स्तंभ x की वस्तुओं का स्तंभ y में दी गई उसकी मापन की इकाइयां से मिलन कीजिए। तो एक्सप्रेस मार्ग की लंबाई तो यह किलोमीटर होगा, तो एक का d, तो एक का d यहाँ है, ठीक है। उसके बाद एक कक्षा कक्ष की विमा, ठीक है, तो एक कक्षा कक्ष की विमा जो है यह मीटर में होगा, तो एक का दो का c, तो दो का c यहाँ है। उसके बाद देखते हैं जूते के फीते की चौड़ाई, तो जूते की फीते की चौड़ाई जो है यह mm होगा, यानी कि 3 का a, और केले की लंबाई सेंटीमीटर, यानी कि 4 का b, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीना ने सिर पर लगाने वाला कुल 500 लीटर तेल खरीदा। तो इस तेल को 80 ml की बोतलों में भरना चाहती है। उसे ऐसा करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? तो पहले हम क्या देखेंगे कि बोतलों की संख्या, यानी कि कुल तेल की मात्रा कितना है, यानी कि 50, ठीक है, 50 लीटर है। तो इसको ml में चेंज करने के लिए हमको 1000 से गुना करना होगा, गुना 1000 ml बट्टे कितना है, यानी कि वह तेल 80 ml को बोतल में भरना चाहती है, बट्टे 80, 1 0 कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन करके कितना हो गया, यानी कि 625। तो 6 से 625 डब्बों में, यानी कि बोतलों में क्या आवश्यकता है उसको, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 की एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के 45 विद्यार्थियों से उनकी मनपसंद फिल्म शैली के एक प्रकार के बारे में पूछा और आंकड़ों को निम्न तालिका के रूप में रिकॉर्ड किया। तो कार्टून 10 बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद पारिवारिक फिल्म 7, कॉमेडी 11, हॉरर 1, रोमांटिक 7 और ड्रामा 9। तो सबसे अधिक पसंदीदा और सबसे कम पसंदीदा फिल्म शैलियों को देखने के वालों की संख्या का अंतर क्या है? तो सबसे अधिक जो है यह कॉमेडी, यानी कि 11, ठीक है, और सबसे कम यानी कि हॉरर 1 ही है, तो -1 कर देंगे, तो बचा कितना 10, यानी कि 10 का अंतर है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। सीटेट की जितने भी मैथमेटिक्स की क्वेश्चन हैं कुछ नहीं है, सब इजी है क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थोक विक्रेता ने खुदरा दुकानदारों को माचिस की डिब्बों बेचने के लिए 6 cm 4 × 4 cm × 2 cm माप वाले कुछ माचिस की डिब्बों का ऑर्डर दिया। उससे वे एक कार्टन में प्राप्त हुए जिसके माप 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर थे। उसे प्राप्त हुए माचिस की डिब्बों की संख्या क्या है? तो क्या थी? तो पहला देखते हैं क्या कि माचिस की डिब्बियों की संख्या जो है कार्टन का आयतन की लेते हैं, यानी कि 60 × 60 × 60 माचिस की जो है कार्टन की आयतन हो गया। उसके बाद हम क्या लेते हैं, यानी कि एक माचिस का आयतन, यानी कि 6 cm, उसके बाद 4 cm, उसके बाद 2 cm। तो 6 10 2 5 और 2 30 और 2 15, 5 × 15 75 × 60, यानी कि 4500 डिब्बों की संख्या। तो 4500 कहाँ है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, यहाँ 4500। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? तो यहाँ 32, 44, 56। तो 32 में 12 और जोड़ देते हैं तो 44, और 44 में 12 और जोड़ देते हैं तो 56। तो 56 में अगर हम 12 और जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 68। तो
ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की शिक्षा के लिए लक्ष्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित शिक्षा के उद्देश्यों के लिए सही नहीं है? तो पहला देखते हैं, उद्देश्य विशिष्ट एवं संकीर्ण होते हैं, यह सही है। उद्देश्यों का आकलन हो सकता है, यह भी सही है। उद्देश्य अति विस्तृत एवं सामान्य होते हैं, तो यह गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या में कम वस्तुओं को बिना गिने तुरंत सही संख्या बताने की योग्यता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो यह जो है सबटाइजेशन, ठीक है, सबटाइजेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उपयोग चार भुजाओं के बहुभुज की आकृति में परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है? तो पहला देखते हैं ग्राफ पेपर, यह सही है। उसके बाद जियो बोर्ड, यह भी सही है। उसके बाद कैलकुलेटर, तो यह गलत है। उसके बाद स्केल, यह भी सही है। तो 1, 2 और 4, तो 1, 2, 4 ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से पूर्व प्रारंभिक बाल्य अवस्था अवधान एवं शिक्षा ECCE का उद्देश्य होना चाहिए। तो पहला देखते हैं, शिक्षार्थियों में परिकलन कौशलों का विकास करना, तो यह नहीं। दूसरा देखते हैं, यह सही उद्देश्य नहीं है। दूसरा देखते हैं, शिक्षार्थियों में मूल गणन कौशलों का विकास करना, तो यह सही उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति कक्षा में गणितीय संप्रेषण की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यह जो है, शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या हल करने की अपनी युक्ति को समझाने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, तो यह सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द वालियाँ गणित में अपरिभाषित है? तो एक रेखा, बिंदु और प्राकृतिक संख्या, ठीक है, तो 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, लेकिन वर्ग का विकर्ण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप स्टार लगा लीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है। एक ग्राहक सब्जी विक्रेता के पास सब्जी खरीदने जाता है। वह 80 किलोग्राम के हिसाब से 650 ग्राम पालक खरीदता है। सब्जी विक्रेता मानसिक रूप से 650 को 500 + 100 + 50 के तोड़कर जल्दी से परिकलित कर, यानी कि 40 + 8 + 4 बराबर 52 बताता है। सब्जी विक्रेता ने निम्नलिखित में से किस गणितीय अवधारणाओं का उपयोग किया है? तो पहले हम देखते हैं कि यह जोड़ना का भी किया है। उसके बाद एक जो है अनुपात एवं समान अनुपात का भी किया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाग का भी किया है, लेकिन घाटा का नहीं किया है। तो 1, 2, 4, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी समझता है कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के अनुसार वह विद्यार्थी ज्यामितीय चिंतन के किस चरण पर है? तो वह जो है चरण 2 पर है, संबंधों को समझना, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग
पर्याप्तता जैसी गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने में किया जा सकता है? तो पहले देखते हैं, कबड्डी नहीं, फुटबॉल यह भी नहीं, पासा उछालना यह है, ताश यह भी है। तो 3 और 4, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षा के NCERT पाठ्य पुस्तकों में भोपाल यात्रा, कबाड़ बेचने वाला, जंक सेलर इत्यादि जैसे पाठ देने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो यह जो है बच्चों की वास्तविक दैनिक जीवन से गणित को जोड़ना। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंद सिरे वाले प्रश्न है? तो पहला देखते हैं, सभी सम अभाज्य संख्याओं की सूची बनाओ। यह है 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्या लिखो। यह भी है, यदि दो संख्याओं का योगफल 14 है तब वह दोनों दो संख्याओं की कौन सी योग होगी? तो यह बिल्कुल नहीं है, तो 1 और 2 है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित के टेस्ट में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? डैश पर आधारित प्रश्न का उदाहरण है ज्ञान, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रति उत्तर में CBSE ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन को किस वर्ष में प्रस्तावित किया है? तो यह जो है 2010 में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछा भी है इससे पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्मा कक्षा 2 की एक छात्र ने घटाने का प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से हल किया है। एक है 64 माइनस 47 यानी कि 23। डेल्मा की घटाव की विधि के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला देखते हैं, डेल्मा ने घटाते हुए एक लापरवाह दृष्टि की, या बिल्कुल। डेल्मा जानती है कि घटाया जैसे जा सकता है, या बिल्कुल। डेल्मा बड़े अंक से छोटे अंक को घटा रही है, तो यह सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं। EVS, जिस प्रकार बायां दायां सापेक्ष है उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, लेकिन यह सापेक्ष होता है। पृथ्वी गोल है। वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं? अलास्का बिल्कुल नहीं, अल्जीरिया ये भी नहीं, लीबिया ये भी नहीं, अर्जेंटीना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, इससे पिछले एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत हुए थे, इस दौरान देखा गया था कि हिंद महासागर की सुनामी 2004 में हुआ था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा द्वीप क्या है? तो पहला देखते हैं, द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र जो सौर ऊर्जा पर निर्भर है, बिल्कुल नहीं। वह द्वीप जिस पर कई व्यावसायिक गतिविधियां होती है, ये भी नहीं। वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है, यह बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। यही ऊष्मा द्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो पहला क्या है, विषाणु, जीवाणु, कवक और शैवाल, ये जो है बढ़ते क्रम में दर्शाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा अमरबेल या नहीं,
शैवाल ये भी नहीं, कैक्टस ये भी नहीं, पिचर पौधा, या सही है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट हु तू तू में करमन मल्लेश्वरी है, तो यह एक जो है भरोत्तोलक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप रेलवे स्टेशन पर हैं, मान लेते हैं कि ये रेलवे स्टेशन है, ठीक। अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आप सबसे पहले ठीक उत्तर में 50 मीटर चलते हैं, तो उत्तर में 50 मीटर चल लिए, ठीक है। फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर चलते हैं, तो पूर्व मेरा इधर है, तो 100 मीटर यहाँ चल लिया। उसके बाद कहता है फिर ठीक उत्तर 300 मीटर चलते हैं, फिर उत्तर 300 मीटर, और अंत में ठीक पश्चिम में 160 मीटर चलकर परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं, तो अंतिम में जो है 160 मीटर चलते हैं, ये परीक्षा केंद्र हो गया, ठीक है। तो अब कहता है क्वेश्चन कि परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा, तो यहाँ जो है दक्षिण और पूर्व हो जाएगा, यहाँ है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाघ के बारे में सभी सही तथ्यों को पहचानें। पहला है कि बाघ की मूंछें उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती है, तो यह बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा देखते हैं, बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं, यह भी सही है कि अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं, बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, यह बिल्कुल गलत है। चलिए अगला देखते हैं, बाघ अपने क्षेत्र को जो अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है अपने पेशाब से अंकित करता है, तो यह सही है। तो 1 2 4, तो 1 2 4 ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था, तो गोलकुंडा किले का निर्माण जो है यह कुतुब शाही सुल्तानों के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं के स्रोत श्याम रंग में देख पाते हैं, तो यह जो है चमगादड़, उल्लू और कांटा चूहा, ठीक है, ये देख पाते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है, तो यह जो है म्यूकर एक उदाहरण है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है तथा इन्हें मानसून यानी कि बरसात की फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है, तो यह जो है धान, मक्का, सोरधम, बाजरा, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। और खरीफ फसल जो है बोया जाता है जून महीने में, जून में, और काट लिया जाता है नवंबर को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। धान तो है, मक्का भी है, सोयाबीन भी है, लेकिन गेहूं नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। और गेहूं जो है रबी फसल है, क्या है, रबी फसल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई लड़का अहमदाबाद से एर्नाकुलम जाने के लिए 7 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन अहमदाबाद 21:45 बजे चली और वह 9 सितंबर 2022 को 9:15 बजे, लेकिन 9:15 बजे एर्नाकुलम पहुँची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन यानी कि 2055 किलोमीटर दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि 7 सितंबर को यानी कि 21:45 में चला, ठीक। उसके बाद 8 सितंबर 21:45 को पहुँचे, यानी कि 24 घंटा हो गया।
उसके बाद 8 सितंबर को 21:45 से 9 सितंबर को जो है 9:15 तक। ठीक है, तो कितना हो गया, यानी कि 11 घंटे प्लस 11 घंटे 30 मिनट। तो टोटल को जोड़ देते हैं, यानी कि 35.5 घंटा। तो 35.5 घंटा, लेकिन कितना चला, यानी कि 2055 किलोमीटर। तो 2055 किलोमीटर बट्टे 35.5। ठीक है, तो कितना बचा मेरा, यानी कि 57.8 किलोमीटर पर घंटा। तो 57.8 किलोमीटर पर घंटा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है? ठीक है, तो पशुओं का सोने का सही समय जो है, बिल्ली गलत, अजगर ये भी गलत, जिराफ ये भी गलत, गाय जो है 4 घंटा सोते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या, कि बिल्ली जो है 12 घंटा, ठीक है, 12 घंटा सोते हैं। उसके बाद जिराफ जो है 4 से 6 घंटा। उसके बाद अजगर जो है ये 12 घंटा, ये भी गलत है, लेकिन बाघ जो है 15 घंटा सोते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी के पाठ हमारे साथी जानवर की कहानी रानी का बाग में माली ने पक्षियों को बाग में आने से रोक दिया, कीड़े बढ़ गए और आम कम हुए। चन्मा इस कहानी को पढ़कर कहती है कि उसकी नानी मंदिर में पक्षियों को अनाज खिलाती है, इसलिए कहानी में यह गलत दिया हुआ है कि पक्षी कीड़े खाते हैं। चन्मा निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित कर रही है? तो पहला देखते हैं कि कक्ष अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना, यह सही है। पर्यावरण से संबंधित सारोकारों को के बारे में विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, तो यह गलत है। चलिए अगला देखते हैं। जंतुओं और उनके पर्यावरण के अंत संबंधों को की सहारा, ये भी गलत है। चौथा देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा, यह सही है। तो 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योगात्मक आकलन, ये देखते हैं। विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर अनुवीक्षण, यह गलत है। शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करने हेतु प्रतिपुष्टि मुहैया कराने के लिए होता है, तो यह भी नहीं। विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शक माना जाता है, तो यह सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की कहानी सपेरों की पाठ में सपेरे जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं और उनसे दवाइयाँ बनाते हैं। वे सूखी लौकी से बनाई जाने वाली बीन बजाते हैं। सांप खेतों में चूहों को खाते हैं, नहीं तो वे फसल को खाएंगे। यह सभी तथ्य निम्नलिखित में से किसे सूचित करते हैं? पहला देखते हैं। पौधों, मनुष्य और जानवरों से अंत संबंध, ठीक है, तो यह सही है। उसके बाद पौधों, मनुष्य और जानवरों की अनिश्रविकता, यह भी सही है। उसके बाद तीसरा देखते हैं। पौधों, मनुष्य और जानवरों की परस्पर निर्भरता, यह भी सही है। पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण, यह गलत है। तो 1, 2, 3 सही है, तो 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। देखते हैं। कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन पाठ चखने से पचने तक में यह बताया गया है कि कुछ चीज़ें चखने के बाद जुम्मा बोली, सी सोचो उसने क्या खाया होगा। लेखक इसे निम्नलिखित में से किससे संबंधित करने का प्रयास कर रहा है? तो यह जो है बच्चे के अनुभव, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है, तो पहला देखते हैं। अमूर्त प्रत्ययों को कंठस्थ करने से
तो यह बिल्कुल गलत। दूसरा देखते हैं, विद्यार्थियों के अधिगम के सभी तीनों आयामों को शामिल करने से, यह सही है। चौथा देखते हैं, संवेदी गामक अनुभवों द्वारा प्रतियों को समझने से, यह सही है। शिक्षण के लिए विषय वस्तु पर आधारित पद्धति के प्रयोग से, यह गलत है। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंजरी के घर बर्तन मांजने वाली उषा शनिवार को नहीं आई। उषा शनिवार को नहीं आई। दादी जी ने कहा यह इस महीने में तीसरी बार है जब उसने बिना बताए छुट्टी ली। हमें इस छुट्टी के लिए उसे दिन जाने वाले पैसों में से पैसा काटना पड़ेगा। मंजरी को उषा के लिए बुरा लगा था। वह अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम कर रही थी और स्कूल भी नहीं जाती थी। मंजरी ने दादी जी से कहा कि वे ऐसा ना करें। मंजरी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यचर्या अपेक्षा प्रदर्शित की जा रही है? तो वह जो है न्याय और मानवीय गरिमा के सम्मान में से संबंधित मुद्दा उठाना। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारक के कारण प्रस्तुत होता है? तो यह जो है एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए, ठीक है, यह जो है प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में वह सहपाठाचार्य गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? तो यह जो है सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनंद की मम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी पत्ता रखकर चढ़ाती है। वह इससे कक्षा में अध्यापक को बताता है। अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधे के अध्ययन के समग्र एकीकृत वैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सोचते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में कौन सा अधिगम अनुभव प्रभावी होगा? तो यह विद्यार्थी से समूह परियोजना के कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व खोजने की को कहे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा का भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि उन्हें अपनी एकरस दिनचर्या से छूट मिल सकती है तथा वे आनंद मना सकते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीतिका ने आप उसके पापा से पूछा आप दादी को माँ क्यों कहते हैं, जबकि पड़ोस की आंटी उन्हें आंटी कहती है। रिक्शे वाला उन्हें मौसी कहता है जबकि सब्जी वाला उन्हें ताई कहता है। क्या वह एक ही व्यक्ति नहीं है? गीतिका के पापा जो शिक्षा है यह सोचते हैं कि वह उप विषय संबंध पढ़ाने हेतु उपयुक्त सवाल है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य इससे संबंधित है? तो यह जो है प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हो संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेहान लगातार छींके जा रहा था। अम्मा ने उसके लिए हल्दी, शहद, अजवाइन, नींबू, अदरक, काली मिर्च और तुलसी पत्ते का उपयोग कर काढ़ा बनाया। अगले दिन वह स्वस्थ महसूस कर रहा था और वह स्कूल गया। उसने अम्मा से उसे काढ़ा बनाना सीखने के लिए कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य शामिल है? पहला है समझना, सही है।
दूसरा है निर्माण करना, ये भी सही है। तीसरा है प्रयोग करना, यह भी सही है। चौथा है याद करना, गलत। तो 1 2 3, तो 1 2 3 ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं, हिंदी। निर्देश है 91 से 99। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनें। कल्पनाशीलता बच्चों का नैसर्गिक गुण है। एक ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वे दुनिया में हम बड़ों द्वारा बनाए गए कायदों को नहीं जानते। ना जानना या कम जानना उसकी कल्पनाशीलता की उड़ान को पंख देता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कल्पनाशीलता की जगह यथार्थ लेने लगता है, क्योंकि चाहे अनचाहे वह दुनिया के प्रचलित कायदे मानने लगता है। छोटे बच्चों को पढ़ने वाली टीचर संवेदनशील ना हो तो कल्पनाशीलता को हाशिए पर धकेलने की अनजानी शुरुआत छोटी क्लास से ही हो जाती है। अब सवाल यह है कि कल्पनाशीलता को बचाना इतना ज़रूरी क्यों है। हमारे वक्त के ज़रूरी कवि विनोद कुमार शुक्ल अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि माँ अक्सर कहती थी, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यह कल्पना हो ही है। जीवन में सब कभी ठीक नहीं होता, लेकिन मनुष्य के पास सब ठीक हो जाने की कल्पना ना हो तो व्यर्थ का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जीवन के प्रति विनोद जी की समझ का सहारा लेते हुए कहना चाहता हूँ कि बच्चों कार उड़ सकती है, लेकिन यथार्थ में उड़ने से पहले उसे कल्पना में उड़ाना होगा। चलिए हम लोग गद्यांश पढ़ लिए, अब सवाल की ओर आते हैं। कहता है, गद्यांश के आधार पर बच्चों की कल्पनाशीलता में बाधक है। तो यह जो है बड़ों द्वारा बनाए नियमों की अधिक जानकारी होना, ठीक है, यही बाधक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक में कौन सा गुण अति आवश्यक है। तो यह जो है संवेदनशील, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब ठीक हो जाएगा के पीछे कौन सा भाव छिपा है। तो यह जो है आशा छिपा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों कार उड़ सकती है, लेकिन अर्थ में उड़ाने से पहले उसे कल्पना में उड़ाना होगा। ये तात्पर्य है कि जब तक कल्पना नहीं करेंगे तब तक उसे पूरा करने का प्रयास नहीं होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैसर्गिक शब्द ... प्रत्यय है, तो यह जो है एक, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समूह से भिन्न शब्द युग्म है, तो यह जो है चाहे अनचाहे यह भी नहीं है, दिन रात यह भी नहीं है, अच्छा बुरा यह भी नहीं है, जैसे जैसे यह भिन्न है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा शब्द है, तो यह जो है कल्पनाशीलता की है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्पनाशीलता बच्चों का नैसर्गिक गुण है। वाक्य में काले शब्द के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, तो यह जो है प्राकृतिक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के आधार पर कल्पनाशीलता को बचाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला निर्देश है 100 से 105 तक, तो आप लोग पढ़ लीजिए, कविता है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता के आधार पर बताए कि प्रकृति में क्या परिवर्तन आया। तो यह जो है आम पर बोर आ गए, ठीक है, यही परिवर्तन आया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता में दल शब्द का अर्थ है, तो कविता में जो दल शब्द का अर्थ होता है यह पत्ते होते हैं, तो
तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयल मत वाली क्यों हो गई? तो कोयल जो मत वाली हो गई, यह जो है आम के पेड़ बोर में लद गए, इसीलिए वो क्या हो, मत वाली हो गई। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कटहल के पकने पर उसकी गंध डैश सी लगती है, तो यह जो है मीठी लगती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दारिम का अर्थ है, तो दारिम का अर्थ जो होता है यह अनार होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरु का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के मत के अनुसार भाषा क्या है? तो एक सांस्कृतिक उपकरण है। ऑप्शन बी राइट आंसर। और ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कोई पृथक वाक्य शब्द नहीं है, इसीलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण डैश के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। तो यह जो है विमर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 वर्ष का एक बालक अपनी माता को एक पुस्तक पढ़ते हुए देखता है। वह भी पुस्तक के पृष्ठ पलटता है और पुस्तक को उल्टाता पुलटाता है और मुद्रित भाषा को पढ़ने का प्रयत्न करता है। इस बच्चे को किस श्रेणी में रखें? प्रारंभिक ... यानी कि यह जो है पाठक श्रेणी में रखा जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम जागरूकता किसका ज्ञान है? तो यह जो है ध्वनि का ज्ञान है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। एक बालक को यह समझ है कि किसी कागज पर मुद्रित लिखित सामग्री अर्थपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत करती है और ये शब्द बोले जाने वाली भाषा से संबंधित है। उसमें किसका विकास हो चुका है? तो यह जो है मुद्रित लिखित सामग्री की जागरूकता का विकास हो चुका है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाए, यह किस पर आधारित होगा? तो यह जो है मूल्यांकन और प्रतिबिंबन यानी कि गहन चिंतन पर आधारित होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि का आयु है। तो यह जो है जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से गहनशील है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका यह मानती है कि स्वयं की बनाई वर्तनी बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमा कर देती है। तो यह जो है आप अध्यापिका के इस विचार से असहमत हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम क्या होना चाहिए? तो यह जो है मातृभाषा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए? ठीक है, तो यह जो है पाटना पुल बनाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रही है। कौन सी तरीका पठन के आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो यह जो है पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण करना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और उसके 6 वर्ष बाद उसके पिता का स्थानांतरण केरल में हो गया। वह विक्रम को एक अंग्रेजी भाषा के विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया, किंतु कुछ ही महीनों में उन्हें मलयालम
सीख ली। इस स्थिति में विक्रम ने अपने परिवेश से मलयालम अर्जित की है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों से शिक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है? शिक्षार्थी पाठन सामग्री में आए विचारों और घटनाओं को कांपते और अनुमान लगा लेते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापिका कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती है, कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह जो है पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नामों को रेखांकित करना और उसके बाद संज्ञा की व्याख्या करना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन। एक अध्यापिका अनुच्छेद लेखन के लिए प्रक्रिया आधारित उपागम का अनुसरण कर रही है। शिक्षार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने का सही तरीका क्या है? तो यह जो है टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे बिंदुओं का नोट करने के लिए कहना, यह जो है सही तरीका है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर।